हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी के। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की फर्स्ट लेसन का पार्ट सेकेंड, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, बिना टाइम का मैं चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट सेकेंड को। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा कि बगावत बीज बो दिए गए थे और फ्रेंच की इकोनॉमी के बुरे लग गए थे तब, जिसमें सोवियत को टैक्स बढ़ाने पड़े। तो उस टाइम टैक्स बढ़ाने की पावर केवल मोनार्च यानी किंग के पास होती थी। टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो इस स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यानी नेता आते थे और फिर टैक्स के प्रपोजल को पास करते थे। लास्ट टाइम स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में हुई थी और स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ मोनार्च को यानी किंग को होती थी। जो फाइनली 5 में 1789 को लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी, जो वर्साइल के हॉल में हुई, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग 300 और दूसरे दूसरे के एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और थर्ड स्टेट के 600 लोग पीछे खड़े थे, जो कि इनमें थर्ड स्टेट के प्लेजेंट्स, आर्टिसियंस एंड ओमेंस जिसमें एंट्री नहीं होती थी असेंबली में। फिर भी 14,000 लेटर के माध्यम से शिकायत और डिमांड दोनों के लिए एक लिस्ट बनाई गई। स्टेट जनरल के अनुसार पर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था, बट थर्ड स्टेट ने एक डिमांड रखी थी कि पूरे मेंबर्स को वोटिंग कराया जाना चाहिए, मतलब वन स्टेट वन वोट को चेंज करके वन मेंबर वन वोट में कन्वर्ट करना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जीन जैकविक रोसियो की बुक से लिया गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक नाम से लिया गया था। बट जो किंग था वो इनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तब वो असेंबली से बाहर प्रोटेस्ट करते हुए चले गए। तो इसके बाद 20 जून को ब्रसाइल के टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये शपथ ली इन्होंने कि वो किंग की पावर को जब तक कम नहीं कर देते, करने के लिए संविधान नहीं बना लेते, तब तक वो असेंबली डिस्पोज नहीं होगी। ये जो हुआ, इनमें इनकी हेल्प करने वाले मिरब्यू और अबेसियस थे। मिरब्यू का बर्थ एक नोबल फैमिली में हुआ था, लेकिन वो फेडरल प्रिविलेजेस को ख़त्म करने की नीड से सहमत थे। उन्होंने एक जर्नल मतलब पत्रिका निकाला और वर्साइल में भीड़ के सामने जोरदार भाषण। और सेकेंड टर्म में अबेसियस थे, वो एक प्रिस्ट थे। उन्होंने थर्ड स्टेट क्या है इसके बारे में एक बुक राइट की, उसका नाम है पैम्पलेट। जिस टाइम नेशनल असेंबली वर्साइल में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करने में लगा था और पूरा फ्रेंच आंदोलन कर रहा था, उसी टाइम ठंडी के कारण फसल खराब हो चुके थे और ब्रेड की प्राइस आसमान छू रहे थे। बेकरी मालिक की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए गोदाम से सप्लाईज करने लगे। बेकरी की शॉप पे घंटों वेट करने के बाद गुस्साए औरतों ने शॉप पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। उसी टाइम किंग ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने को ऑर्डर दे दिया। पूरे सोल्जर्स पेरिस में एंट्री ले गए। 14 जुलाई के दिन कुछ पीपल ब्रसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिए। विलेज में ये अफवाह फैल गई कि कुछ बड़े लोग यानी जमींदार भाड़े के भाड़े के लुटेरे को बुला दिया है, जो कि पकी फसल को डिस्ट्रॉय करने निकले हैं। कई जिलों में अफवाह के कारण किसानों ने कुदाल और बेलचों से चैटियोक्स यानी किले पर हमला बोल दिया। उन्होंने अन्य भंडार को भी लूट लिया और टैक्स से संबंध में पेपर को जला दिया। बड़ी संख्या में नोबल्स अपनी जगह को छोड़कर भाग गए और पड़ोसी देश में जाकर रहने लगे। अपनी प्रजा के विद्रोह की पावर को देखते हुए लुईस 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी है।
और यह मान लिया कि उसकी पावर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली फेडरल सिस्टम का उन्मूलन का आदेश पालन किया। क्लर्जी पीपल्स को भी फोर्स किया गया कि वो अपने प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकारों को छोड़ने की व्यवस्था किया गया, यानी फोर्स किया गया उनको। जो टैक्स टीथेस था वो ख़त्म कर दिया गया और चर्च के लैंड को जब्त कर लिया गया। इस तरह 2 बिलियन लेबर की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब चलते हैं 2.1 की तरफ। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस संवैधानिक राजनीतिक बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वो किंग के पावर को कंट्रोल कर सकें। एक आदमी के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन पावर्स को डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड कर दिया गया। इस तरह से फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन पाया। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली जो थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी, यानी चुनी जाती थी। सबसे पहले जो सिटीजन्स थे वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे। सभी सिटीजन्स को वोट का अधिकार नहीं था। ओनली जो मेंस थे एबव 25 ईयर एज के और जो 3 डेज के इक्वल टैक्स देते थे उनको हम एक्टिव सिटीजन्स के स्टेट में रखते हैं। उनको वोट देने का अधिकार था। उनको एक्टिव सिटीजन्स बोला जाता था। जो मेंस एंड वुमेन्स 3 डेज के इक्वल टैक्स नहीं पे करते थे उनको पैसिव सिटीजन्स बोला जाता था। क्वालिफाई करने के लिए एज इलेक्टर के लिए और असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों को हाईएस्ट बारकेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स से बिलोंग करना होता था, मतलब करदाताओं की उत्तम श्रेणी में होना जरूरी था। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मेंस एंड सिटीजन्स के घोषणा पत्र अधिकार के साथ शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जिनमें है राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वेयर इक्वलिटी बिफोर लॉ के अधिकार को नेचुरल एंड इनएलियनेबल राइट भी कहते हैं। मतलब नेचुरल तो आपको पता ही होगा और इनएलियनेबल मतलब होता है असहारणीय। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को बर्थ से लेकर प्राप्त हो जाते थे और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता था। स्टेट का यह ड्यूटी था कि वे सिटीजन्स नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करें। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। 18 सेंचुरीज के जो मेंस एंड वुमेन्स थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इम्पोर्टेंट थॉट्स का प्रचार करने के लिए छिपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर इमेज और सिंबल्स का यूज करते थे। ले बार्बियर मतलब ले बार्बियर ने अपनी पेंटिंग में बहुत सारे सिंबल्स और इमेज का यूज किया है जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट के कंटेंट्स है। चलिए इनको हम पढ़ते हैं। पहला जो सिंबल है वो है द ब्रोकन चेन। चेन जो होती है वो किसी की बांधने के लिए प्रयोग में आती है, बट ये ब्रोकन चेन टूटी हुई यानी ये आज़ादी का यानी फ्रीडम का प्रतीक है। सेकेंड है द बंडल्स ऑफ रॉड एंड फैचेस। इसमें हमको बताया गया है कि अकेली छड़ जो होती है, अकेली रॉड, वो इजीली ब्रोक हो जाती है, इजीली टूट जाती है, बट बंडल में रॉड जो होती है जब ज़्यादा होती है वो जब टूटती नहीं है। इससे हमको ये बताया गया स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, मतलब एकता में ही बल है। थर्ड पिक्चर है द आई विथ इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। सर्वदर्शी आइज जो होती हैं वो नॉलेज का स्टैंड होती हैं, प्रतीक होती हैं। इससे हमको ये बताया गया है कि सूर्य की किरणें होती हैं अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। फोर्थ है सेप्ट्रे जो सिंबल ऑफ रॉयल पावर है। ये जो है वो रॉयल के पावर्स का प्रतीक है। फिफ्थ है स्नेक बीटिंग
इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। इससे हमको ये बताया गया है ये सिंबल ऑफ इटर्निटी है, जो कि सनातनता जो कि सनातनता का प्रतीक है। ऐसे ऐसे नाम रखते हैं यार, समझ नहीं आता। जिस तरह अंगूठी का कोई छोर नहीं होता, मतलब कोई बिगनिंग और कोई एंड नहीं होता है। 6 पॉइंट है द रेड पॉइजियन कैप, कैप worn बाई अ सेल्फ अपॉन बिकमिंग फ्री, यानी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ये। रेड पॉइजियन कैप। 7 पॉइंट है ब्लू वाइट रेड, जो कि नेशनल कलर है फ्रांस का। 8 पॉइंट है द विंग्ड वुमेन, पर्सनलिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी कानून का मानवीय रूप। 9th वाला है जो वो है द लॉ टेबल। इसका मतलब है कानून सबके लिए एक समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। अंग्रेजी बोलते बोलते मैं अंग्रेजियन ना बन जाऊँ भाई लोग। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय फ्री फायर में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई लोग, पार्ट 4 जल्दी आएगा, उसके लिए वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।